हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो से हम लोग पढ़ाई शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास 9 का जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसके बारे में। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है वाटर मार्क, मीन्स वॉट, NCERT, मतलब CBSE सिलेबस के लिए ये वीडियोस एप्लीकेबल रहेंगे। कक्षा 9वीं के लिए सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं वो इन वीडियोस का यूज़ कर सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, और जिन्हें ज़रूरत है उन तक ये वीडियोस ज़रूर पहुंचाए। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके इंडेक्स के ऊपर। ये है बच्चों आपका इंडेक्स। ठीक है, कंटेंट्स में आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे? तो मुझे कंटेंट्स में दिख रहे हैं टोटल 4 चैप्टर्स, यानी कक्षा 9 में हमें कुल मिलाकर 4 चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है। कौन से चैप्टर्स है वो? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 4 चैप्टर्स। पहला चैप्टर आपका है बच्चों द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। चैप्टर नंबर 2 इज़ पीपल एज रिसोर्स। चैप्टर नंबर 3 इज़ पॉवर्टी एज अ चैलेंज एंड चैप्टर नंबर 4 इज़ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो हमें कुल मिलाकर इन 4 चैप्टर्स के बारे में पढ़ाई करनी है कक्षा 9वीं के इकोनॉमिक्स में। ठीक है जी, तो हम लोग इस वीडियो से शुरू करने वाले हैं पढ़ाई आपके चैप्टर नंबर 1 की, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। चलो, अच्छा, इसी किताब में मैं आपको लेके चलता हूँ चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। तो हमारी किताब में कुछ इस तरीके से चैप्टर नंबर 1 दिखता है। ये तो मैंने आपके NCERT के बुक से डाउनलोड किया हुआ है, वहीं से आपको सारी बुक्स वगैरह अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा चैप्टर नंबर 1। ये है आपके चैप्टर का हेडिंग, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब आपके चैप्टर में, आपकी किताब में किस तरीके से कंटेंट दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, पहला टॉपिक है ओवरव्यू, दूसरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो इस तरीके से सीरियल नंबर के वाइज, सीरियल नंबर यानी सीक्वेंस से आपको ये टॉपिक्स दिए गए हैं और पैराग्राफ फॉर्म में ये टॉपिक आपको दिए गए हैं। तो मैंने क्या किया, आपको सिंप्लीफाई करने के लिए, आपका स्टडी मटेरियल, आपका कंटेंट सिंप्लीफाई करने के लिए इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पॉइंट वाइज अरेंज करके एक सर्टन नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो हम लोग अभी इस पहले वीडियो में 2 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है आपका ओवरव्यू और दूसरा है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, कुल मिलाकर केवल ये 2 टॉपिक्स। पूरे चैप्टर में आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इंट्रोडक्शन के बाद आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये वाला टॉपिक आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज टॉपिक नंबर 3। फिर आता है आपका फार्मिंग इन पालमपुर। ठीक है, ऐसे चलते चलते जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके, और कुल मिलाकर आप देखोगे तो बीच बीच में आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमारा स्टडी मटेरियल अरेंज किया गया है। तो अब हम चलते हैं हमारे नोट्स के अंदर, जो कि है चैप्टर नंबर 1 के लिए, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू किस चीज़ का देना है मुझे आपको? थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अपने आप को, ताकि आप लोगों के ज़्यादा बीच में मैं ना आऊँ। ठीक है, सरक जाओ भाई इधर। अरे आपको नहीं भैया, इनको सरकाना है। ठीक है, आप सर को थोड़ा थोड़ा और थोड़े छोटे हो जाओ। ठीक, हाँ इतना ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपना सेटलमेंट कर लिया है। अब आपको आपके सामने क्लियरली दिख रहा है चैप्टर नंबर 1, मेरा भी हेडिंग वही है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। उसके बाद में हमारी किताब में एक चीज़ की कमी थी, वो था एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड इंडेक्स। इंडेक्स बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमें उस चैप्टर का पूरा रोड मैप पता चलता है। तो धीरे धीरे आगे चलते हैं रोड मैप के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे? सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है टॉपिक नंबर 1, चैप्टर का ओवरव्यू, यानी पूरे चैप्टर में हमें किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ाई करनी है वो बात। दूसरा टॉपिक हमारे सामने आता है इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज पालमपुर, यानी पालमपुर नाम का जो ये एक विलेज है, एक छोटा सा गांव है, उसके बारे में सर्टन इन्फॉर्मेशन। तो वो इन्फॉर्मेशन अभी जैसे मैं आपको किताब दिखाता हूँ, इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन है, इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है हमारा, ये आ गया आपके सामने। अब आप लोग देखो,
यहाँ पे जो चीज़ दी गई है वो दी गई है आपको पैराग्राफ वाइज, है ना, और प्रॉपर हेडिंग्स भी प्रोवाइड नहीं किए गए हैं टॉपिक्स में। तो इस तरीके से जब हमें पैराग्राफ वाइज दिया हुआ था कंटेंट, तो याद रखने में, रिवाइज करने में मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसको पॉइंट वाइज अरेंज कर लिया। तो कुल मिलाकर इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है उसमें हमारे पास कुल मिलाकर 10 टॉपिक्स है, ठीक है, वो हम देखेंगे। फिर तीसरा टॉपिक हमारे सामने आता है प्रोडक्शन का। क्या क्या सीखा, चैप्टर का ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज पालमपुर, फिर प्रोडक्शन की प्रोसेस यानी कुछ इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। उसमें दो मुद्दे हमारे मेन हैं कि ये जो प्रोडक्शन है इसका मेन पर्पस क्या है वो हम देखेंगे, और दूसरा हम देखने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि हो गया लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। तो इस तरीके से 4 मुद्दे हम प्रोडक्शन की प्रोसेस में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 पे हमारा आता है फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन विलेज पालमपुर। अब 2 प्रकार की एक्टिविटीज़ इस चैप्टर में दी गई है, पहला है फार्मिंग एक्टिविटी और दूसरा है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। ये आ गया आपका टॉपिक नंबर 5, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन विलेज पालमपुर। तो इस तरीके से हमें हमारे इंडेक्स के साथ प्रॉपरली सीक्वेंस से आगे बढ़ना है। अब हमारा इस वीडियो का मुद्दा क्या है, 2 टॉपिक हम पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 1 चैप्टर का ओवरव्यू, टॉपिक नंबर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज पालमपुर। तो देखो ओवरव्यू में हम चलते हैं, ये आ गया आपका ओवरव्यू। आ जाओ पढ़ते हैं उसको अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये लोग, द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। यानी इस पूरे के पूरे चैप्टर का फोकस क्या है, प्रोडक्शन, ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्टिविटी है, इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ाने हैं। तो प्रोडक्शन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, तो प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर होता है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हमें पढ़ाई करनी है। द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन सच एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इंक्लूड लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। In this chapter, we are going to learn about the first 3 factors of production। यानी ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसमें कुल मिलाकर 1, 2, 3 और 4 फैक्टर्स है। तो इसमें हम 1, 2 और 3 के बारे में पढ़ाई करेंगे। ये जो चौथा वाला फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स। तो ये पॉइंट नंबर 1 एक बार फिर से पढ़ते ताकि हमारे दिमाग में ये चीज़ फिक्स हो जाए। द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन सच एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन which include land, labor, physical capital and human capital. In this chapter, we are going to learn about the first 3 factors of production. We will learn about the human capital in detail in chapter number 2, जिसका नाम है people as resource। तो ये बात मेरे दिमाग में एकदम क्लियर हो गई कि मुझे प्रोडक्शन के बारे में पढ़ाई करनी है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 1, 2 और 3, इन 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ाई करनी है। फिर पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है हमारा, लर्न एंड अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट इन स्मॉल विलेज टू अर्न लाइवलीहुड। यानी पैसा कमाने के लिए पालमपुर जैसे छोटे गाँव में, भारत की बात हो रही है, भारत में पालमपुर जैसे छोटे गांव में पैसा कमा के अपना जीवन चलाने के लिए किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंडक्ट किया जाता है। यानी बेसिकली ट्रेड कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग कैसा है, सर्विस कैसी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंडर आती है। एंड पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, प्रेजेंट द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ स्मॉल विलेज इन इंडिया। तो जब हम ये 2 मुद्दों के बारे में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें भारत में जो छोटे विलेजेस है वहाँ की इकोनॉमिक रियलिटी के बारे में पता चलेगा। ठीक है, इतनी बातें हमारे दिमाग में क्लियर हो गई। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, हेंस टू फुलफिल द अबाउ मेंशन्ड पर्पस, यानी ये 3 पॉइंट वाला जो पर्पस हमने देखा, टू फुलफिल द अबाउ मेंशन्ड पर्पस वी आर गोइंग टू लर्न अ केस स्टडी
नेम्ड एज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो हमने इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए एक केस स्टडी क्रिएट की है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर एक इंपॉर्टेंट नोट आती है, द विलेज कंसिडर्ड इन दिस केस स्टडी इज हाइपोथेटिकल, दैट इज इमेजिनरी। यानी पालमपुर नाम का कोई गांव भारत में नहीं है, लेकिन जो हमारा पर्पस है, इस पर्पस को समझने के लिए हमने क्या किया, एक भारत का कोई गांव था, उसके बेसिस के ऊपर एक इमेजिनरी गांव तैयार किया जिसका नाम था पालमपुर, और उसको केस स्टडी बना के हम लोग इकोनॉमिक रियलिटी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स फिल्म्स होती है ना कि सच्ची घटनाओं पर आधारित इंस्पायर्ड फिल्म्स होती है, उसमें एज इट इज़ 100% ट्रूथ होगा ऐसा नहीं। जैसे एम एस धोनी फिल्म आई, 100% एम एस धोनी के जीवन में वैसी ही चीज़ें हुई होगी ऐसा नहीं है, एक आउटलाइन उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंट की है। तो सिमिलरली भारत का कोई एक छोटा सा गांव है, उसका स्ट्रक्चर पकड़ के हमने एक केस स्टडी तैयार की ताकि हम हमारा जो मुद्दा है, प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक रियलिटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इन चीज़ों को समझने के लिए हमने एक केस स्टडी इमेजिनरी गांव को, इमेजिनरी विलेज को तैयार करके प्रिपेयर की है। वी हैव क्रिएटेड दिस विलेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ विलेजेस इन इंडिया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। पालमपुर नाम का कोई गांव नहीं है, बट इट इज़ एन इंस्पायर्ड, द विलेज इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द रियल विलेजेस ऑफ इंडिया। यानी पालमपुर जैसी स्थितियाँ, पालमपुर जैसी इकोनॉमिक कंडीशन भारत में बहुत सारी, साउथ में हो सकती है, नॉर्थ में हो सकती है, ईस्ट में हो सकती है, वेस्ट में हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। कोई ऐसा पर्टिकुलर एक ही विलेज है उसी के ऊपर बेस्ड ये पालमपुर तैयार किया है ऐसा नहीं है। ओवरऑल भारत में जिस तरीके की परिस्थितियाँ है, जिस तरीके के सिनेरियोज़ है, उनको बेस पकड़ के, उनका आउटलाइन पकड़ के हमने ये इमेजिनरी विलेज को तैयार किया है। अब हमारी किताब में एक इमेज भी आपको पालमपुर के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार की थी। देखो, सीन ऑफ अ विलेज। तो जनरली भारत में विलेजेस का सीन कैसे होता है, एक कच्चा रास्ता होता है या फिर पक्का रास्ता होता है, डांबर बोलो या मट्टी का बोलो, ठीक है। इस तरह के घर होते हैं, पक्के घर भी हो सकते हैं, कच्चे घर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दोज पर्टिकुलर फैमिलीज। फिर आपको दिखेगा नेचर अच्छा होता है वहाँ पे, एनवायरनमेंट अच्छा होता है, क्लियर स्काइज होते हैं और खेती बाड़ी की ज़मीन होती है। और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है किसी भी विलेज में, सबसे बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है बैलगाड़ी का या फिर ट्रैक्टर का। अगर किसी के पास पैसे होंगे तो वो 2 व्हीलर खरीदेगा, या फिर कोई अगर किसी के पास 4 व्हीलर होगी, या किसी के पास, जैसे ये भैया के पास ट्रैक्टर है तो किसी के पास मिनी ट्रक होगा, है ना, तो टेम्पो होगा, इस तरीके की सारी चीज़ें। तो एक विलेज में किस तरीके का एटमॉस्फियर होता है वो यहाँ पे हमें इस इमेज से बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो इतना ही हमारे चैप्टर का ओवरव्यू है, ये बात आपको समझ जानी चाहिए। और ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट मैंने कहाँ से लिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका पहला पैराग्राफ है किताब का ओवरव्यू वाला, सिमिलर कंटेंट उठा के मैंने उसको पॉइंट वाइज अरेंज किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अब हम आगे बढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के लिए। इंट्रोडक्शन से पहले मैंने एक आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बना के रखे हैं, उस पर हम फोकस करते हैं। तो शॉर्ट इंडेक्स में, जैसे मैंने आपको इंडेक्स में टोटल डिटेल इंडेक्स दिखाया था, तो शॉर्ट में अगर आपको देखना है तो ये जो हमारा पहला चैप्टर है इसमें टोटल 5 कॉन्सेप्ट टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। पहला है चैप्टर का ओवरव्यू, दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज पालमपुर, तीसरा है प्रोडक्शन, चौथा है फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर एंड पांचवा है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। तो पहले चैप्टर में कुल मिलाकर केवल ये 5 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। अब जो हमने ओवरव्यू देखा था, उस ओवरव्यू का मैंने आपको सिंगल पेज पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तैयार करके समझाने की कोशिश की है। तो चैप्टर का ओवरव्यू हम देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सबसे पहले पर्पस क्या था इस चैप्टर का, तो ये 2 पॉइंट्स में हमें पर्पस पता चल जाता है। लर्न अबाउट इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ स्मॉल विलेजेस इन इंडिया। तो इकोनॉमिक रियलिटी हमें कैसे पता चलेगी, जब हम क्या पता करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय पीपल टू अर्न लाइवलीहुड इन स्मॉल विलेजेस इन इंडिया। तो इकोनॉमिक रियलिटी हमें तब पता चलेगी जब हम ये चीज़ों के बारे में रिसर्च करेंगे कि भैया कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है जो परफॉर्म करके वहाँ के लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ हो गई। फिर
हमारा जो पर्पस था ये वाला, इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमने क्या तैयार किया, एक केस स्टडी तैयार की। उस केस स्टडी का नाम क्या था हमारे, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है दो चीज़ें। पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ो, पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और दूसरा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। इस चैप्टर में पहले 3 पढ़ने हैं, ह्यूमन कैपिटल चैप्टर नंबर 2 में आएगा, वो सेपरेटली डिस्कस होगा। इकोनॉमिक टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपके पास 2 प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, पहली है फार्मिंग एक्टिविटी, दूसरी है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। अब ये दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है इसमें सेम रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। कौन से रिसोर्सेज, सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ होते हैं। फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी आपको लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल लगता है, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में भी आपको लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल लगता है। तो दोनों प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ कैसे होता है, किस तरीके से इनका स्टेटस होता है, ये हमें पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन डाल के रखा है, हाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज्ड। दैट मीन्स लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, इनका इम्पैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो ये टोटल आपका एक पेज में मैंने चैप्टर का ओवरव्यू क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पे की है, ठीक है। ये आपके पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम पहुँचेंगे हमारे इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में। आ जाओ, इंट्रोडक्शन कहाँ पे गया, ये आ गया। सबसे पहले तो इसका इंडेक्स ही डिस्कस कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन वाला। तो इस पालमपुर के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कुल मिलाकर 10 पॉइंट्स है। आपकी जो किताब है चैप्टर नंबर 1, ये वाला जो पोर्शन है आपका, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ये वाला, ये आपका इंट्रोडक्टरी पोर्शन है। फिर पेज नंबर 2 पे जाके प्रोडक्शन के बारे में शुरू होता है आपका टॉपिक। तो ये पैराग्राफ वाइज दिया हुआ है, इसी को हमने क्या कर दिया, सिंपलिस्टिक फॉर्म में 10 मुद्दों में मैंने आपका वो टॉपिक पैराग्राफ वाइज जो था, वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद मुझे 10 पॉइंट्स, 10 हेडिंग्स उसमें दिखे। वो 10 हेडिंग्स क्या थे पालमपुर के बारे में। तो सबसे पहले हमें सीखना है लोकेशन ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर है कहाँ पे, इमेजिनरी गाँव है, लेकिन हमने क्या कहा था, इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम अ रियल विलेज। 100% सेम कंडीशंस नहीं है, लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम अ रियल विलेज, तो वो बात हमें पता चलेगी। फिर उसमें हमें देखना है रोड कनेक्टिविटी, पालमपुर में रोड कनेक्टिविटी है या नहीं है। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बैलगाड़ी यूज़ होती है, ट्रैक्टर यूज़ होता है, 2 व्हीलर यूज़ होती है, क्या चीज़ें वहाँ पे इस्तेमाल होती है। फिर हम देखेंगे पॉपुलेशन एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कितने लोग उस गांव में रहते हैं और किसके पास ज़मीन है, किसके पास ज़मीन नहीं है। दैट मीन्स फार्मिंग एक्टिविटी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। फिर आएगा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कौन से व्यक्ति के पास कितना क्वांटिटी ऑफ लैंड है, किसी के पास 1 एकड़ होगा, किसी के पास 2 एकड़ होगा, किसी के पास 10 एकड़ होगा, है ना, इस तरीके से। फिर हम 6वें पॉइंट में पढ़ेंगे टाइप ऑफ हाउसिंग, घर किस प्रकार के हैं, कच्चे, पक्के, झोपड़ी, किस तरीके के घर हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन है या नहीं है वहाँ पर, इरिगेशन सिस्टम कैसी है, एजुकेशन फैसिलिटी कैसी है, और हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसी है पालमपुर में। तो कुल मिलाकर ये 10 मुद्दों के बारे में हमें इंट्रोडक्शन में पढ़ना है। आ जाओ, शुरू करते हैं अपना थियोरेटिकल पोर्शन। पहला मुद्दा क्या है हमारा, पालमपुर का लोकेशन बता दो भाई, कौन से रियल गांव से इंस्पायर्ड है, जिसे हमने जहाँ की सर्टेन कंडीशंस उठा के एक इमेजिनरी गांव को क्रिएट किया है। लोकेशन ऑफ विलेज पालमपुर, विलेज पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज created for the purposes of understanding economic activities and factors of production। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें पता चल गया। The climate and environment of village Palampur somewhat resembles to the climate and environment of a village in बुलंदशहर district of western उत्तर प्रदेश। तो
मेरे प्यारे मित्रों, हमारे भारत में एक उत्तर प्रदेश नाम का स्टेट है, उसमें भी वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक बुलंदशहर नाम का डिस्ट्रिक्ट है। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई एक छोटा सा गांव है जिससे पालमपुर की जो क्लाइमेट है और एक ओवरऑल एनवायरनमेंट है वो रिजेंबल करता है। 100% आइडेंटिकल है क्या? 100% रिजेंबल करता है क्या? नहीं, सम वॉट, यानी कुछ चीज़ें हमने वहाँ से इंस्पायर होके हमारा खुद का एक इमेजिनरी गांव तैयार किया है टू अंडरस्टैंड प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रिपीट करते हैं एक बार, इस पॉइंट को पूरा पढ़ते हैं ताकि हमारे दिमाग में क्लैरिटी आ जाए। विलेज पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज created for the purposes of understanding economic activities and factors of production. The climate and environment of village Palampur somewhat resembles to the climate and environment of a village in Bulandshahr district of western Uttar Pradesh. 100% identical नहीं है, कुछ certain conditions and climate conditions वहाँ पे resemble करती है, identical है। फिर दूसरा मुद्दा हमारे पास क्या आता है? लोकेशन तो पता चल गया। अब रोड कनेक्टिविटी कैसी है पालमपुर में? पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। तो जैसा कि अगर हमारे भारत में ये पालमपुर है तो यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, आजू बाजू के जितने भी छोटे मोटे गांव या बड़ा शहर है वहाँ से ये पालमपुर वेल कनेक्टेड है, यानी रोड नेटवर्क ठीक ठाक है। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। रायगंज, a big village, is 3 kilometers from Palampur. An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Shahapur. तो जैसा अभी ये हमारा पालमपुर है, पालमपुर से एक ऑल वेदर रास्ता निकलता है जो पहले कनेक्ट करता है रायगंज को, ठीक है। फिर रायगंज से आगे बढ़ के वो कनेक्ट करता है शाहपुर को। इस तरीके से रोड कनेक्टिविटी अच्छे से है। रायगंज जो है वो 3 किलोमीटर है पालमपुर से, और आगे और थोड़ा आगे चलने के बाद एक छोटा गांव आता है जिसका नाम है शाहपुर। दूसरा पॉइंट भी हमें पता चल गया कि रोड कनेक्टिविटी अच्छी है। किस तरीके का रास्ता है पालमपुर को कनेक्ट करने वाला? ऑल वेदर रोड, यानी भारत में जितने भी सीजन्स है, रेनी सीज़न, विंटर सीज़न, धूप काला है ना, समर सीज़न, तो सारे सीज़न में वो रास्ता यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ एन ऑल वेदर रोड। फिर तीसरा पॉइंट पालमपुर के बारे में क्या पता चलता है हमें? हमने क्या क्या देखा अभी तक? लोकेशन देख लिया, रोड कनेक्टिविटी देख ली। अब उन रास्तों के ऊपर किस प्रकार के व्हीकल्स रन करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या बताता है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। Many kind of transport are visible on the road, starting from bullock carts, tangas, bogies that is connected with wooden cart drawn by buffaloes, loaded with jaggery that is good and other commodities, and motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. तो हर तरह के व्हीकल उस रास्ते से उस गांव में आना जाना करते हैं, कुछ सामान लेके जाते हैं, कुछ यात्री लेके जाते हैं, ठीक है। सिंपल पॉइंट था एकदम ये, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। फिर पॉइंट नंबर 4 क्या आता है आपका? अब पालमपुर की पॉपुलेशन कैसी है? तो पॉपुलेशन के बारे में क्या पॉइंट हमें पता चलता है? दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज, 450 फैमिलीज है, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कल्चर्स, यानी मिक्स बैग है, कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का गांव नहीं है, बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारे कल्चर वहाँ पे रहते हैं। इफ़ वी कंसिडर, अब देखो, if we consider 6 family members in one family unit, because in villages there still exist joint family culture। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, कि आपकी जो किताब है NCERT की, उसमें केवल इतना बताया गया है कि 450 फैमिलीज़ है। अब ये जो ब्रैकेट में पॉइंट दिया गया है ये मैंने अपने हिसाब से एक्सटेंड किया है टू गिव यू एन आइडिया कि पॉपुलेशन कितनी है। अब जनरली क्या होता है, जो छोटे गाँव होते हैं वहाँ पे कल्चर कैसा होता है? जॉइंट फैमिली का कल्चर होता है। तो अर्बन फैमिलीज़ में हो सकता है कि 2 या 3 या 4 मेंबर्स हो, लेकिन जॉइंट फैमिली में हम एवरेज में 6 मेंबर्स पकड़ के चल सकते हैं, यानी माँ बाप, लड़का, बहू, उनके बच्चे, ठीक है। ऐसे 6 मेंबर्स हम लोग पकड़ के
चल सकते हैं, यानी 3 जनरेशन आपको किसी भी विलेज यानी छोटे गांव में एक ही घर में दिख सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने इसको कंसीडर किया, ये मेरा अजम्पशन है, आपकी किताब में नहीं दिया है, ठीक है। आपकी किताब में केवल ये वाला नंबर दिया है 450 फैमिलीज का, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कल्चर्स। अब हमें नंबर ऑफ पीपल अगर जानने हैं तो हम क्या करेंगे, इफ़ वी कंसिडर 6 फैमिली मेंबर्स इन 1 फैमिली यूनिट, because in villages there still exists joint family culture and total population of village Palampur could be around 450 into 6, that is 2700 humans approximately। यानी 2700 लोग पालमपुर में स्थायी रूप से रहते हैं, परमानेंट रेसिडेंट्स वहाँ का है, ये आप कंसिडर कर सकते हो। तो मेन मुद्दे क्या है यहाँ पे ध्यान में रखने का, पॉपुलेशन के बारे में क्या ध्यान में रखना है आपको, टोटल फैमिलीज़ कितनी है, 450 फैमिलीज़ है और डिफरेंट कल्चर्स है, ठीक है। तो हमारे सोसाइटी में जितने भी रिलीजन बोलो या जो भी चीज़ आपको बोलनी है ना, अलग अलग पंथ को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो इस तरीके से टोटल कुल मिलाकर 450 फैमिलीज पालमपुर में रहती है। पॉइंट नंबर 5 में हम क्या देखेंगे, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसके पास कितनी ज़मीन है, किसके पास ज़मीन नहीं है। अब जो 450 फैमिलीज़ है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, आउट ऑफ 450 फैमिलीज 80 वेल टू डू फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, दैट इज 80 इंटू 450 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज, ये अब मैंने परसेंटेज निकाल के दिखाया आपको। ये परसेंटेज भी आपके कैलकुलेशन आपके किताब में नहीं है, ये मैंने आपको एक अच्छा आइडिया देने के लिए। तो टोटल कुल मिलाकर 18% जो पॉपुलेशन है वो सारा का सारा ज़मीन यानी फार्मिंग का जो लैंड होता है, खेती बाड़ी के लिए ज़मीन बोलो या घर के लिए ज़मीन बोलो, तो ये अगर आपका विलेज है पालमपुर तो 80 फैमिलीज़ जो है ये मेजॉरिटी ऑफ द लैंड जो है आपका विलेज का वो ओन करती है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, आउट ऑफ 450 फैमिलीज 80 वेल टू डू फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज, दैट इज 18% ऑफ द पॉपुलेशन ओन मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन पालमपुर। जैसे हमारे अर्बन एरियाज़ में भी होता है, सबके खुद के घर होते हैं क्या, नहीं, किसी के पास खुद का घर होता है, किसी के पास रेंटेड घर होता है, कोई EMI पे लोन चुकाते रहता है और प्रॉपर्टी खरीद लेता है। तो इसी तरीके से गांव में भी होता है, हर एक व्यक्ति के पास खेती बाड़ी की ज़मीन होना संभव नहीं है। तो जिनके पास पैसे हैं वो खेती बाड़ी की ज़मीन खरीदते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं वो सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं, है ना। इस तरीके से जो चीज़ें अर्बन जगहों पर होती है वही चीज़ें समवॉट तरीके से आपके रूरल एरियाज़ में भी एप्लीकेबल होती है। रिगार्डिंग ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, अर्बन एरियाज़ में भी जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं उनके पास एक से ज़्यादा घर होते हैं, एक से ज़्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे किसी के पास दुकान होते हैं वो भाड़े से दुकान दे देते हैं या फिर खुद बिजनेस करते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन गांव में भी होती है, अर्बन एरियाज़ में भी होती है। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने 5वां पॉइंट पढ़ लिया। अब घर किस तरीके के होते हैं वो देखो। टाइप ऑफ हाउसिंग, सम हाउसेस आर क्वाइट लार्ज एंड आर मेड ऑफ ब्रिक्स विथ सीमेंट प्लास्टरिंग, यानी पक्के घर। सम हाउसेस आर स्मॉलर एंड वर मेड अप ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, यानी मिट्टी की दीवारें हैं, उसमें वो भूसा वगैरह जो सूखी हुई घास लगाते हैं उस तरीके के घर है जो हमने यहाँ पे इस फोटो में देखा था, है ना। ये फ़ोटो में हमें कच्चे घर दिख रहे हैं, तो इस तरीके के घर होते हैं आपके। पॉइंट नंबर 6 भी हमारा कवर हो गया। टाइप ऑफ हाउसिंग, कुछ घर पक्के हैं कुछ घर कच्चे हैं। जिनके पास पैसे हैं उन्होंने अपने पक्के घर बना लिए, जिनके पास पैसे नहीं है वो अभी भी कच्चे घर में रहते हैं, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 7 क्या बोलता है हमारा, पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या वहाँ पर पालमपुर में बिजली पहुँची है या नहीं पहुँची है, तो उसके बारे में क्या कहते हैं ये लोग। इलेक्ट्रिफिकेशन इन विलेज पालमपुर इज properly done and it supports household requirements, tube wells for irrigation purposes and small scale businesses for manufacturing, transport and other supported activities। तो जितनी ज़रूरत है उतनी बिजली पालमपुर में पहुंचती है। घरों में बिजली है, खेती बाड़ी में ट्यूबवेल्स के लिए बिजली है और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट
और अदर सपोर्टेड एक्टिविटीज जैसे दुकान होते हैं छोटे छोटे, तो इन सब को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे बिजली अवेलेबल है। फिर आ जाओ आप लोग पॉइंट नंबर 8 के ऊपर, जो है आपका इरिगेशन सिस्टम। तो वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम कैसी है, खेती बाड़ी में पानी पहुँचता है या नहीं पहुँचता है, तो आ जाओ उसके बारे में क्या पॉइंट है हमारे पास। ड्यू टू एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू आउट द विलेज, फिर से पढ़ते हैं इसको। ड्यू टू एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिफिकेशन थ्रू आउट द विलेज, पालमपुर हैज़ डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स। तो इरिगेशन की सिस्टम भी अच्छी है, ट्यूबवेल्स अवेलेबल है, ट्यूबवेल को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल है। फिर पॉइंट नंबर 9, एजुकेशन फैसिलिटी कैसी है हमारे गांव में यानी पालमपुर में। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। तो प्राइमरी स्कूल कितनी है, 2, हाई स्कूल कितनी है, 1। तो कुल मिलाकर आपकी कक्षा 10वीं तक का पढ़ाई का इंतज़ाम आपके पालमपुर में है, प्राइमरी स्कूल प्लस हाई स्कूल पकड़ के। 11वीं 12वीं अगर किसी को पढ़नी है तो आपको जाना पड़ेगा बड़े शहर में या दूसरे गांव में, जहां पर 11वीं 12वीं और हायर एजुकेशन अवेलेबल है। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 10 क्या आता है आपका पालमपुर के बारे में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसी है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक पीपल आर ट्रीटेड। तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा अभी एडवांस्ड नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, छोटी मोटी बीमारियों के लिए, छोटी मोटी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम्स आती है हेल्थ में, वो आपको गवर्नमेंट का एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिल जाएगा। ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अगर आपका इलाज नहीं हो पा रहा है तो एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली बीमारी है तो आपको फिर से पालमपुर से दूसरे बड़े शहर में जाना पड़ेगा फॉर योर ट्रीटमेंट। जैसे आज के समय में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज भारत में नहीं होता है, तो कोई लोग बाहर जाते हैं। लेकिन एक पहलू ऐसा भी है कि भारत में कंपेयर टू अदर वर्ल्ड यानी कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, भारत में मेडिकल ट्रीटमेंट सस्ती है। तो बाहर के लोग जहाँ पे फॉर एग्जांपल यूएस एंड यूरोप में अगर कोई ट्रीटमेंट है, सेम ट्रीटमेंट आपको भारत में भी मिलती है। अगर यूएस और यूके में वो ट्रीटमेंट बहुत महंगी है और भारत में सस्ती पड़ती है, तो वहाँ के लोग भारत में आके भी ट्रीटमेंट करते हैं। इसे कहा जाता है मेडिकल टूरिज़्म। तो दोनों तरीके से ये काम होता है, जहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है आपको पेशेंट को वहाँ पे जाना पड़ेगा। ये बेसिक कॉमन सेंस की बात है। ठीक है। और हर जगह पर एकदम एडवांस्ड वाली हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना भी कमर्शियली किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको इक्विपमेंट रखना पड़ेगा, आपको वेल ट्रेंड डॉक्टर्स रखने पड़ेंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी रखनी पड़ेगी, बहुत सारी अदर छोटी मोटी फैसिलिटीज़ होती है, फार्मेसी मेंटेन करनी पड़ेगी, दवाइयाँ मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये सारा का सारा इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए पैसा लगता है। अब पालमपुर जैसा जो छोटा गाँव है जहाँ पे केवल कुल मिलाकर 2700 लोग रहते हैं, तो क्या ये इकोनॉमिकली सस्टेनेबल है क्या कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस टॉप क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटी वहाँ पे गवर्नमेंट को देना पॉसिबल है या प्राइवेट सेक्टर को? क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि वहाँ पे उतने कस्टमर्स नहीं हैं। ये एक रियलिटी है, एक फैक्ट है, इसमें किसी को कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो पालमपुर में जितनी ज़रूरत है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जो आपके रूटीन डिसीजेस जो है उसको ट्रीट कर देता है। एडवांस्ड अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसके लिए डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि आप बड़े शहर में जाओ, बड़े हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, तुरंत जाओ, एम्बुलेंस बुलाओ वगैरह वगैरह। तो बेसिक चीज़ें आपके पास है। तो बच्चों ये ऐसा है हमारा पालमपुर शहर। कुल मिलाकर कितने पॉइंट हमने देखे? 10। लोकेशन देखा, रोड कनेक्टिविटी देखी, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखे, उसके बाद क्या हमने पढ़ा? पॉपुलेशन कैसी है, किसके पास कितनी ज़मीन है, टाइप ऑफ हाउसिंग यानी घर किस प्रकार के हैं। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिफिकेशन है या नहीं है उस विलेज में। और 8वां पॉइंट हमने देखा इरिगेशन सिस्टम, खेतीबाड़ी में पानी समय से पहुंच जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है और ट्यूबवेल्स अवेलेबल है। एजुकेशन फैसिलिटी कितने कहाँ तक है? 10वीं तक है।
11वीं से आगे अगर आपको पढ़ाई करना है तो आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, या दूसरे गांव में जहाँ पर एडवांस्ड एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वहाँ पर शिफ्ट जाना पड़ेगा। और हेल्थ केयर के बारे में भी हमें पता चल गया कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है एक, और एक है आपका प्राइवेट डिस्पेंसरी। तो इस तरीके से ये हमारा विलेज पालमपुर है। आई होप कि हमारा जो ये डिस्कशन है, ये डिस्कशन के बाद यहाँ पे हमें हमारे दिमाग में एक पालमपुर का जो चित्र तैयार करना था वो चित्र हमारा तैयार अच्छे से हो गया है। अब आगे जो है हमारा इस वीडियो का मुद्दा तो हमने कवर कर लिया कि चैप्टर का ओवरव्यू हमने देख लिया और इंट्रोडक्शन का पोर्शन हमने देख लिया। अब हमारा रियल मुद्दा शुरू होगा, प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन जाते जाते मैं आपको उसका इंडेक्स डिस्कस कर लेना चाहता हूँ आपके साथ, ताकि आप जब नेक्स्ट वीडियो में वापस आओ तो आपके दिमाग में एक छोटी सी इमेज उसकी तैयार हो जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, हमारा प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है प्रोडक्शन के बारे में। प्रोडक्शन में सबसे पहला मुद्दा हम पढ़ेंगे बच्चों पर्पस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, पर्पस ऑफ प्रोडक्शन के बाद दूसरा मुद्दा हमारा आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको चाहिए होते हैं। लैंड में हमें क्या पढ़ना है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन लैंड। लैंड इज अ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। इन 3 पैरामीटर्स के बारे में हमें लैंड के बारे में पढ़ना है। लेबर के बारे में हमें क्या पढ़ना है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन लेबर। लेबर इज अ मोबाइल फैक्टर, इम्पैक्ट ऑफ लेबर ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस, लेबर इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये 4 पैरामीटर्स हमें लेबर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमारा तीसरा क्या आता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हमारा तीसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पहला है मनी, दूसरा है रॉ मटेरियल्स, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग्स, चौथा है टेक्नोलॉजी दैट इज टूल्स एंड मशीन्स। तो फिजिकल कैपिटल में ये 4 पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका आता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में हमें 3 बातें पढ़नी है, नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज़ पजेस्ड बाय इंडिविजुअल्स। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप एक इंडिविजुअल है, वैसे ही हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं वो सारे इंडिविजुअल्स हैं। तो ह्यूमन कैपिटल यानी हम में क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड एबिलिटीज़ पजेस्ड बाय इंडिविजुअल्स। इनके बेसिस पर फॉर्म होता है ह्यूमन कैपिटल। दूसरा मुद्दा हम देखेंगे, ह्यूमन कैपिटल इज़ अ मोबाइल फैक्टर, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जॉब स्विच हो सकता है। तीसरा मुद्दा हम पढ़ेंगे, ह्यूमन कैपिटल इज़ अ क्रिटिकल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि आप बड़ी बड़ी कंपनीज देख लो, अब टेक कंपनीज का हम उदाहरण लेते हैं, तो ह्यूमन कैपिटल है उनके पास, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, चैट जीपीटी दैट इज़ ओपन एआई। ये किन लोगों ने तैयार किया है, जो हमारे और आपके जैसे हंसने वाले, सदैव खुश रहने वाले ह्यूमंस हैं। इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिस के ऊपर नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज़ हासिल की, जिसकी वजह से वो लोग बिग टेक कंपनीज बना सके। करेक्ट। तो ह्यूमन कैपिटल बहुत ही क्रिटिकल होता है प्रोडक्शन में। गुड्स, आइदर आप गुड्स प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करो या फिर आप सर्विसेज प्रोड्यूस करो। अगर इनमें से कुछ भी आपको हासिल करना है तो आपको ह्यूमन कैपिटल लगेगा ही लगेगा, दिमाग वाले बंदे आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज़ हमें पॉइंट नंबर 3 में पढ़नी है। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके लिए हम लोग स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जो कि आपका अगला वीडियो रहेगा। आई होप कि आप लोगों को जो हमने 2 मुद्दे पढ़े, चैप्टर का ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज पालमपुर, ये दोनों मुद्दे एकदम अच्छे से क्लियर है। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।